क्या आपने कभी सोचा है कि अक्ल का सही इस्तेमाल किया जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अक्ल से आप जंग जीत सकते हैं, दौलत कमा सकते हैं और अगर आप मुल्ला नसीरुद्दीन हैं तो आप अपनी अक्ल से शहर के सबसे कंजूस हलवाई की दुकान से मुफ्त में शाही मिठाई भी खा सकते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मुल्ला नसीरुद्दीन के जीवन का वो किस्सा जो जितना मजेदार है उतना ही होशियारी से भरा हुआ है। यह कहानी आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देगी और यह भी सिखाएगी कि कभी कभी सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली को कैसे एक यादगार टेढ़ापन देना पड़ता है। तो चलिए हमारे साथ बुखारा के उस मशहूर बाजार में, जहां की हवा में आज भी जलालुद्दीन हलवाई की जलेबियों की महक और मुल्ला की चतुराई के किस्से घुले हुए हैं। बुखारा शहर के बीचों बीच एक बहुत मशहूर मिठाई की दुकान थी। दुकान का मालिक था जलालुद्दीन। जलालुद्दीन के हाथ में जादू था। वो ऐसी जलेबियां, ऐसे लड्डू और ऐसा हलवा बनाता था कि खाने वाले अपनी उंगलियां चाटते रह जाएं। उसकी दुकान की मिठाइयों की खुशबू पूरे बाजार में ऐसे फैलती थी कि राह चलते लोगों के मुंह में पानी आ जाता था। लेकिन जलालुद्दीन जितना बड़ा कारीगर था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा कंजूस और मक्खी चूस था। उसकी दुकान पर मिठाई खरीदने वाले को वो ऐसे घूरता था जैसे वो मिठाई नहीं बल्कि उसके जिगर का टुकड़ा मांग रहा हो। पैसे गिनते वक्त उसकी आंखों में ऐसी चमक आती थी जैसे वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत गिन रहा हो। वो किसी को एक दाना भी मुफ्त में चखने नहीं देता था। लोग कहते थे कि अगर जलालुद्दीन की मिठाई पर कोई मक्खी भी बैठ जाए तो वो उसे पकड़कर तब तक नहीं छोड़ता जब तक मक्खी से मिठाई का रस न निचोड़ ले। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार से गुजर रहे थे। उनका मन कुछ मीठा खाने का कर रहा था। जैसे ही वो जलालुद्दीन की दुकान के पास से गुजरे, गर्मागर्म जलेबियों की चाशनी में डूबती हुई महक ने उन पर हमला कर दिया। मुल्ला का दिल मचल उठा। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला तो पाया कि जेब तो काली है। मुल्ला दुकान के सामने खड़े हो गए और हसरत भरी नजरों से मिठाइयों को देखने लगे। शीशे के उस पार सोने की तरह चमकते लड्डू, चांदी की तरह दमकती बर्फी और केसरिया रंग की जलेबियां उन्हें बुला रही थीं। जलालुद्दीन ने मुल्ला को देखा। वो जानता था कि मुल्ला की जेब अक्सर काली ही रहती है। उसने अपनी नाक सिकोड़ी और तिरछी नजर से मुल्ला को घूरते हुए कहा, क्या देख रहे हो मुल्ला? ये मिठाइयां हैं, कोई तमाशा नहीं। देखने के पैसे नहीं लगते, पर खाने के लगते हैं। और वो तुम्हारे पास है नहीं। उसकी इस बात में इतना ताना और घमंड था कि मुल्ला को चुभ गई। मुल्ला ने मन ही मन सोचा, अच्छा, तो तू मुझे मिठाई नहीं खिलाएगा? तू जलालुद्दीन कंजूस है तो मैं भी नसीरुद्दीन हूँ। आज तो मैं तेरी ही दुकान की मिठाई खाऊंगा, और वो भी बिना एक पैसा दिए। और तू खुद अपने हाथों से खिलाएगा। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली, अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और एक शानदार योजना अपने दिमाग में तैयार की। वो मुस्कुराते हुए जलालुद्दीन के पास गए और बड़े अदब से बोले, जलालुद्दीन भाई, आप गलत समझ रहे हैं। मैं मिठाई खरीदने नहीं आया। मैं तो आपके साथ एक शर्त लगाने आया हूं। एक ऐसी शर्त जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जलालुद्दीन को शर्त और सौदेबाजी में बड़ी दिलचस्पी थी, खासकर जब उसे लगे कि फायदा उसी का होगा। कैसी शर्त? उसने शक भरी नजरों से पूछा। मुल्ला ने अपनी आवाज में रहस्य घोलते हुए कहा, शर्त यह है कि मैं आपकी दुकान की सबसे महंगी और सबसे स्वादिष्ट मिठाई, यह शाही हलवा, खाऊंगा। पूरा एक कटोरा। लेकिन उसके पैसे नहीं दूंगा। यह सुनकर जलालुद्दीन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। क्या बकवास है? तू मेरा हलवा खाएगा और पैसे भी नहीं देगा? क्या तूने मुझे पागल समझ रखा है? दफा हो जा मेरी दुकान से।
मुल्ला मुस्कुराए, अरे भाई, पूरी बात तो सुनो। शर्त यह नहीं है। शर्त यह है कि मैं तुम्हारा शाही हलवा खाऊंगा, और अगर तुम्हें जरा सा भी गुस्सा आया, अगर तुम्हारी त्योरियों पर एक शिकन भी आई, तो मैं तुम्हें उस हलवे की दोगुनी कीमत दूंगा, 10 सोने की अशर्फिया। और अगर तुम्हें गुस्सा नहीं आया, तुम शांत बने रहे, तो मैं बिना पैसे दिए चला जाऊंगा। बोलो, मंजूर है? जलालुद्दीन ने एक पल के लिए सोचा। शर्त तो बड़ी मजेदार थी। मुल्ला उसका हलवा खाएगा, और उसे सिर्फ गुस्सा नहीं करना है। इसमें क्या मुश्किल है? वो तो पत्थर दिल इंसान था, उसे गुस्सा आता ही कहा था। और अगर मुल्ला उसे गुस्सा दिलाने में कामयाब हो भी गया, तो उसे एक कटोरे हलवे के बदले 10 सोने की अशर्फियां मिलेंगी। यह तो घाटे का सौदा था ही नहीं, यह तो सोने की बारिश थी। उसने अपनी मोटी गर्दन हिलाई और घमंड से कहा, मंजूर है। मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है। लाओ, बैठो। देखता हूं तुम मुझे कैसे गुस्सा दिलाते हो। मैं तो वो इंसान हूं जो अपने सामने अपनी दुकान लुटते हुए देखकर भी मुस्कुराता रहे। उसने अपने नौकर को आवाज दी, अरे ओ कालू, मुल्ला जी के लिए एक कटोरा शाही हलवा लाओ, सबसे बढ़िया वाला, जिसमें काजू, बादाम और पिस्ता ऊपर तक भरा हो। मुल्ला इत्मीनान से एक स्टूल पर बैठ गए। जलालुद्दीन भी उनके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया, अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान चिपकाकर। वो मन ही मन खुश हो रहा था, आज तो यह मुल्ला फंसा। 10 अशर्फियां मेरी हुई। कालू गर्मागरम खुशबूदार हलवे से भरा कटोरा ले आया। मुल्ला ने कटोरा उठाया, एक लंबी सांस लेकर उसकी खुशबू को अंदर भरा और फिर एक चम्मच हलवा मुंह में रखा। आह, वाह! जलालुद्दीन भाई, तुम्हारे हाथों में तो जन्नत है। जलालुद्दीन मुस्कुराता रहा। खाइए मुल्ला जी, शौक से खाइए। मुल्ला ने एक और चम्मच खाया, फिर अचानक रुक गए। उन्होंने जलालुद्दीन की आंखों में झांका और बड़े भोलेपन से पूछा, जलालुद्दीन भाई, एक बात पूछूं? आपके अब्बा जान क्या करते थे? जलालुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, मेरे अब्बा जान भी एक नामी हलवाई थे। यह हुनर मुझे उन्हीं से मिला है। अच्छा, मुल्ला ने हलवा खाते हुए कहा, और आपके दादाजी? वो भी हलवाई थे। जलालुद्दीन की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ी। और परदादा? मुल्ला ने एक और चम्मच मुंह में डालते हुए पूछा। हाँ हाँ, वो भी हलवाई थे। हमारा तो खानदानी पेशा है, जलालुद्दीन ने थोड़ा चिढ़कर कहा, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। मुल्ला ने कटोरा नीचे रखा और बोला, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका पूरा खानदान पीढ़ियों से सिर्फ हलवा ही बनाता आ रहा है? हाँ, तो? जलालुद्दीन ने पूछा। मुल्ला ने बड़ी संजीदगी से कहा, तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, यह सोचकर कि अगर आपके परदादा ने हलवाई बनने के बजाय कोई और काम किया होता, तो शायद आज आप कुछ और होते। कुछ और मतलब? जलालुद्दीन ने पूछा। मुल्ला ने कहा, मतलब? शायद आप इस शहर के हाकिम होते, या सूबेदार होते, या हो सकता है बादशाह होते। लेकिन किस्मत देखिए, आपके परदादा ने हलवाई बनने का फैसला किया, और आप भी बस एक हलवाई बनकर रह गए। बड़ा अफसोस हुआ। यह सुनकर जलालुद्दीन के दिल में एक कांटा सा चुभा, लेकिन उसने अपनी मुस्कान कायम रखी। कोई बात नहीं मुल्ला जी, मुझे अपने काम से प्यार है। आप हलवा खाइए। मुल्ला ने फिर से हलवा खाना शुरू कर दिया। आधा कटोरा खत्म हो चुका था। फिर वो अचानक रुके और दुकान के चारों तरफ देखने लगे। जलालुद्दीन भाई, उन्होंने कहा, आपकी दुकान तो बहुत अच्छी है, साफ सुथरी है। लेकिन यह दीवार का रंग कितना फीका है। अगर इस पर नीला रंग होता, तो दुकान की खूबसूरती दोगुनी हो जाती।
जलालुद्दीन ने दांत पीसकर कहा, मुल्ला जी, मुझे पीला रंग पसंद है। आप हलवा खाइए। मुल्ला ने एक और चम्मच खाया। और यह जो आपकी पगड़ी है, लाल रंग की, यह आप पर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगर आप हरी पगड़ी पहनते तो आप पर ज्यादा जंचती। जलालुद्दीन का खून खौलने लगा था। यह मुल्ला उसके काम, उसके खानदान, उसकी दुकान और अब उसके कपड़ों पर भी टिप्पणी कर रहा था। लेकिन 10 अशरफियों का लालच उसे शांत रहने पर मजबूर कर रहा था। वो जबरदस्ती मुस्कुराया, शुक्रिया मुल्ला जी, मैं अगली बार हरी पगड़ी पहनूंगा। आप बस हलवा खत्म कीजिए। मुल्ला ने लगभग पूरा कटोरा खत्म कर दिया था। अब बस आखिरी एक चम्मच बचा था। जलालुद्दीन की जान हलक में अटकी थी। वो सोच रहा था, बस एक चम्मच और फिर यह शर्त खत्म और 10 अशरफियां मेरी। मुल्ला ने वो आखिरी चम्मच उठाया, उसे अपने मुंह तक ले गए और फिर अचानक रुक गए। उन्होंने चम्मच वापस कटोरे में रख दिया, उठे और बिना कुछ कहे दुकान से बाहर जाने लगे। जलालुद्दीन हक्का बक्का रह गया। अरे अरे मुल्ला, कहाँ जा रहे हो? यह आखिरी चम्मच तो खाते जाओ। शर्त अभी पूरी नहीं हुई है। मुल्ला दरवाजे पर रुके, पलटे और बड़ी मासूमियत से बोले, नहीं जलालुद्दीन भाई, मेरा पेट भर गया। अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। यह सुनते ही जलालुद्दीन का सब्र का बांध टूट गया। वो अपनी कुर्सी से ऐसे उछला जैसे उसे बिच्छू ने काट लिया हो। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, आंखें लाल हो गई थीं और नाक के नथुने फड़क रहे थे। क्या मतलब पेट भर गया? वो दहाड़ा। यह कोई बात हुई? तुमने शर्त लगाई थी कि तुम पूरा कटोरा खाओगे। अब तुम एक चम्मच छोड़कर जा रहे हो। यह धोखा है, सरासर धोखा। मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसने दौड़कर मुल्ला का हाथ पकड़ लिया। तुम ऐसे नहीं जा सकते। या तो यह आखिरी चम्मच खाओ या फिर मुझे मेरी 10 अशरफियां दो अभी। इसी वक्त जलालुद्दीन गुस्से में कांप रहा था। उसका चेहरा देखने लायक था। मुल्ला ने उसकी तरफ देखा और एक विजी मुस्कान के साथ बोले, जलालुद्दीन भाई, आप तो गुस्सा कर गए। जलालुद्दीन एक पल के लिए ठिठका। उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर बैठा है। मुल्ला ने आगे कहा, शर्त क्या थी? यही न कि अगर आपको गुस्सा आया तो मैं आपको दोगुनी कीमत दूंगा, और अगर गुस्सा नहीं आया तो मैं बिना पैसे दिए चला जाऊंगा। देखिए, आपको तो गुस्सा आ गया। आपकी त्योरियों पर बल पड़ गए, आपका चेहरा लाल हो गया और आपने तो मेरा हाथ भी पकड़ लिया। जलालुद्दीन के पास कहने को कुछ नहीं था। वो मुल्ला की चाल में बुरी तरह फंस चुका था। मुल्ला ने अपनी बात पूरी की, तो शर्त के मुताबिक अब मुझे आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं वो आखिरी चम्मच भी खा लूं तो खा लेता हूं। और यह कहकर मुल्ला वापस आए, स्टूल पर बैठे और बड़े मजे से वो आखिरी चम्मच हलवा भी खा गए। फिर उन्होंने एक जोरदार डकार ली, अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए जलालुद्दीन से कहा, हलवा बहुत लजीज था जलालुद्दीन भाई। शुक्रिया। अल्लाह आपके हाथ में और बरकत दे। और यह कहकर मुल्ला अपनी कास अदा से चलते बने। जलालुद्दीन अपनी ही दुकान में ठगासा खड़ा रह गया। उसका हलवा भी गया और 10 अशरफियों का सपना भी टूट गया। बाजार के लोग जो यह तमाशा देख रहे थे, हंस कर लोटपोट हो रहे थे। उस दिन के बाद से जलालुद्दीन की कंजूसी थोड़ी कम हो गई, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि दुनिया में उससे भी बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। और मुल्ला नसीरुद्दीन का यह किस्सा पूरे बुखारा में मशहूर हो गया।
एक यादगार सबक के तौर पर कि अक्ल की मिठाई का स्वाद दुनिया की किसी भी शाही मिठाई से ज्यादा मीठा होता है। कहानी 2। अक्सराय शहर में मुल्ला नसीरुद्दीन और उनके गधे भोलू की दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं। भोलू सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो मुल्ला के परिवार का सदस्य था। मुल्ला की हर खुशी, हर गम का साथी। मुल्ला जब बाजार जाते तो भोलू उनका बोझ उठाता। जब मुल्ला थक जाते तो भोलू उन्हें अपनी पीठ पर घर लाता। दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता था जो शब्दों से परे था। मुल्ला भोलू से ऐसे बातें करते जैसे वो कोई इंसान हो। क्यों रे भोलू, मुल्ला उसकी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहते, आज बाजार में बड़ी रौनक थी। तूने देखा वो मिठाई वाला कैसे ललचाई नजरों से हमें देख रहा था। उसे क्या पता कि हमारी दोस्ती उसकी जलेबियों से कहीं ज्यादा मीठी है। भोलू भी जैसे सब समझ रहा हो, अपनी गर्दन हिलाकर हिनहिनाता। उनकी यह जोड़ी पूरे शहर में मशहूर थी। लेकिन कहते हैं न, खुशियों को अक्सर किसी की नजर लग जाती है। एक दिन मुल्ला के दरवाजे पर शहर का सबसे कुख्यात सूदखोर श्यामलाल आ धमका। कुछ साल पहले पड़ोसी की बेटी की शादी के लिए मुल्ला ने उससे कुछ रकम उधार ली थी, जिसे वो धीरे धीरे चुका रहे थे। लेकिन श्यामलाल की नीयत खराब हो चुकी थी। उसने बही खातों में हेरफेर करके रकम को दोगुना कर दिया था। मुल्ला नसीरुद्दीन श्यामलाल ने अपनी मोटी आवाज में गरजते हुए कहा, तुम्हारे ऊपर मेरा 50 सोने की मोहरों का कर्ज है। मुझे मेरी रकम कल सुबह तक चाहिए, वरना मैं तुम्हारी इज्जत सरे बाजार नीलाम कर दूंगा। तुम्हारा यह घर, तुम्हारा सामान सब मेरा हो जाएगा। मुल्ला का दिल बैठ गया। 50 सोने की मोहरें, यह तो बहुत बड़ी रकम थी। उन्होंने श्यामलाल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थरदिल इंसान सुनने को तैयार नहीं था। कल सुबह तक मुल्ला, बस कल सुबह तक कहकर श्यामलाल अकड़कर चला गया। मुल्ला सिर पकड़कर बैठ गए। उनकी पत्नी फातिमा भी चिंतित हो उठीं। अब क्या होगा मुल्ला? हम इतनी बड़ी रकम एक रात में कहां से लाएंगे? उन्होंने रोते हुए पूछा। मुल्ला की नजर अपने आंगन में बंधे भोलू पर पड़ी। भोलू मासूमियत से घास चबा रहा था, दुनिया के छलकपट से अनजान। मुल्ला की आंखों में आंसू आ गए। उनके पास भोलू के सिवा और कोई कीमती चीज नहीं थी। उसे बेचना, यह सोचने भर से उनका कलेजा मुंह को आ रहा था। यह ऐसा था जैसे कोई अपने बच्चे को बेच रहा हो। रात भर मुल्ला सो नहीं सके। वो भोलू के पास बैठे रहे, उससे बातें करते रहे, उससे माफी मांगते रहे। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं तुझे किसी जालिम के हाथ नहीं जाने दूंगा। मैं कुछ करूंगा, जरूर कुछ करूंगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने धरती को छुआ, तो मुल्ला के चेहरे पर निराशा नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, फातिमा, चिंता मत करो। कर्ज भी उतरेगा और हमारी इज्जत भी बचेगी। और जहां तक भोलू की बात है, वो बिकेगा भी और हमारे पास रहेगा भी। फातिमा हैरान थीं। यह कैसी पहेली बुझा रहे हैं आप? मुल्ला ने बस मुस्कुराकर कहा, देखती जाओ। मुल्ला भोलू को लेकर शहर के सबसे बड़े बाजार की ओर चल दिए। लेकिन वो सीधे जानवर बाजार नहीं गए। वो उस जगह गए जहां शहर के सबसे अमीर और शौकीन लोग इकट्ठा होते थे। उन्होंने भोलू को एक सुंदर से पेड़ के नीचे खड़ा किया और खुद पास में बैठ गए। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि मुल्ला नसीरुद्दीन अपना मशहूर गधा बेच रहे हैं। लोग हैरान थे। मुल्ला और उनका गधा तो एक दूसरे की पहचान थे। जल्द ही वहां भीड़ जमा हो गई। कई खरीदार आए,
लेकिन मुल्ला ने किसी को घास नहीं डाली। एक कसाई आया जिसने कहा कि वो गधे को अच्छे दाम में खरीदेगा। मुल्ला ने उसे डांटकर भगा दिया। एक व्यापारी आया जो उस पर भारी बोझ लादना चाहता था। मुल्ला ने उसे भी मना कर दिया। मुल्ला को एक खास खरीदार का इंतजार था और वो खरीदार जल्द ही आ पहुंचा। नवाब जफर अली खान अपनी शानो शौकत और चीजों को इकट्ठा करने के शौक के लिए जाना जाता था। उसे नायाब चीजें रखने का बहुत शौक था। जब उसने सुना कि मुल्ला अपना गधा बेच रहे हैं तो उसे लगा कि यह उसकी शान में चार चांद लगाने का एक और मौका है। मुल्ला का मशहूर गधा अब मेरे अस्तबल की शोभा बढ़ाएगा, उसने सोचा। नवाब अकड़कर मुल्ला के पास पहुंचा। क्यों मुल्ला, सुना है अपनी जान से प्यारा गधा बेच रहे हो? क्या कीमत लोगे? मुल्ला ने नवाब को ऊपर से नीचे तक देखा और समझ गए कि यही वो मछली है जो उनके जाल में फंसेगी। मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से कहा, नवाब साहब, यह कोई मामूली गधा नहीं है। यह मेरा साथी है, मेरा दोस्त है। मैं इसे बेच नहीं रहा, बस इसकी जिम्मेदारियां किसी योग्य व्यक्ति को सौंपना चाहता हूं। और इसकी कीमत है पूरे 100 सोने की मोहरें। 100 मोहरें? एक गधे की? भीड़ में कानाफूसी होने लगी। नवाब भी चौंक गया, लेकिन अपनी शान दिखाने के लिए बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। लाओ मोहरे लो और गधा मेरे हवाले करो। मुल्ला ने हाथ उठाकर उसे रोका। ठहरिए नवाब साहब, सौदा इतना आसान नहीं है। मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर आप उन शर्तों को मानेंगे तभी यह सौदा पक्का होगा। नवाब को गुस्सा आया, लेकिन उसका अहंकार जीत गया। एक मामूली गधे के लिए शर्तें? खैर, बोलो, तुम्हारी क्या शर्तें हैं? अब मुल्ला ने अपनी चतुराई का वो जाल बिछाना शुरू किया जिसमें नवाब ऐसा फंसा कि निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। मुल्ला की पहली शर्त। नवाब साहब, मेरी पहली शर्त यह है कि आप इस गधे को खरीद तो लेंगे, लेकिन इसकी लगाम हमेशा मेरी ही रहेगी। नवाब हैरान, क्या? यह कैसा मजाक है? गधा मेरा और लगाम तुम्हारी? इसका क्या मतलब हुआ? मुल्ला ने मासूमियत से जवाब दिया, नवाब साहब, यह लगाम सिर्फ लगाम नहीं है, यह मेरे और भोलू के रिश्ते का प्रतीक है। मैं गधा आपको दे रहा हूं, पर हमारा रिश्ता तो नहीं तोड़ सकता ना? लगाम मेरे पास रहेगी ताकि मैं यह सुनिश्चित कर सकूं कि भोलू खुश है। नवाब ने सोचा, यह बूढ़ा सठिया गया है। एक लगाम से क्या फर्क पड़ता है? गधा तो मेरा ही होगा, उसने कहा। ठीक है, मंजूर है। मुल्ला की दूसरी शर्त। मेरी दूसरी शर्त यह है कि भोलू को दिन में 2 बार भुने हुए चने खाने की आदत है, जो सिर्फ मेरे हाथ से खाता है। तो मैं हर रोज सुबह और शाम इसे चने खिलाने आपके महल में आऊंगा। नवाब को यह और भी अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा, चलो, इसी बहाने लोगों को पता चलेगा कि मैं अपने जानवरों का कितना ख्याल रखता हूं। मुल्ला खुद आकर उसे खिलाएगा तो मेरी ही शान बढ़ेगी, उसने कहा। ठीक है, यह भी मंजूर है। मुल्ला की तीसरी शर्त। मेरी तीसरी शर्त यह है कि भोलू को शाम को टहलने की आदत है। मैं हर शाम इसे महल से बाहर घुमाने ले जाऊंगा ताकि इसकी सेहत अच्छी रहे। अब नवाब का माथा ठनका। मुल्ला, तुम गधा बेच रहे हो या मेरे महल में नौकरी कर रहे हो? मुल्ला ने दुखी चेहरा बनाकर कहा, नवाब साहब, अगर आपको मेरी शर्तें मंजूर नहीं तो कोई बात नहीं। मैं अपना भोलू किसी और को बेच दूंगा जो उसका मेरे जैसा ख्याल रख सके। नवाब को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। उसने सोचा, मैं शहर का सबसे बड़ा नवाब एक गधे के लिए मना कर दूं?
लोग क्या कहेंगे, उसने गुस्से में कहा। ठीक है, तुम्हारी सारी बेतुकी शर्तें मुझे मंजूर हैं। लाओ, लिखत पढ़त कर लो। मुल्ला तो इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने फौरन एक काजी को बुलवाया और एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाया जिसमें यह सारी शर्तें साफ साफ लिखी गईं। नवाब ने बिना ज्यादा सोचे समझे उस पर अपनी मुहर लगा दी। मुल्ला ने 100 सोने की मोहरें लीं। 50 मोहरें सूदखोर श्यामलाल के मुंह पर मारी और 50 अपनी पत्नी को दे दी। नवाब के सिपाही भोलू को लेकर महल की ओर चल दिए। मुल्ला ने भोलू के कान में फुसफुसाया, चिंता मत कर मेरे दोस्त, हम जुदा नहीं हुए हैं। बिका हुआ गधा जो साथ न छोड़े। पहले दिन सब ठीक था। अगले दिन सुबह सुबह मुल्ला हाथ में चने का कटोरा लिए नवाब के महल पहुंच गए। नवाब साहब सलाम, मैं भोलू के लिए नाश्ता लाया हूं। नवाब ने नौकरों को इशारा किया। मुल्ला अस्तबल में गए, घंटों भोलू के साथ बिताए, उसे चने खिलाए, उससे बातें की और फिर वापस आ गए। शाम को वो फिर पहुंच गए। नवाब साहब, अब भोलू के टहलने का समय हो गया है। यह कहकर मुल्ला ने भोलू की लगाम पकड़ी और उसे लेकर शहर की सड़कों पर निकल गए। लोग उन्हें देखकर हैरान थे। अरे, यह तो नवाब का गधा है, पर इसे घुमा तो मुल्ला रहे हैं। नवाब को यह देखकर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। गधा उसका, पर नियंत्रण मुल्ला का। यह सिलसिला रोज चलने लगा। मुल्ला दिन में 2 बार आते, घंटों महल में बिताते। कभी वो भोलू को नहलाते, कभी उसकी मालिश करते। वो नवाब के नौकरों को डांटते कि उन्होंने भोलू की साफ सफाई ठीक से नहीं की। वो नवाब के शाही अस्तबल में ऐसे घूमते जैसे वो उनका अपना घर हो। नवाब का जीना हराम हो गया। वो जब भी अपने दोस्तों के साथ बैठता, मुल्ला वहां टपक पड़ते। माफ करना नवाब साहब, भोलू को प्यास लगी है। एक दिन नवाब ने अपने बेटे के लिए एक शानदार दावत रखी। शहर के सारे अमीर लोग आए हुए थे। तभी मुल्ला भोलू की लगाम पकड़े हुए दावत में पहुंच गए। नवाब साहब, भोलू आज कुछ उदास लग रहा है। शायद उसे आप सबकी महफिल में अच्छा लगे। सब मेहमान हंसने लगे। नवाब का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने गधे को खरीदा था अपनी शान बढ़ाने के लिए, लेकिन वो गधा उसकी बेइज्जती का कारण बन गया था। वो गधे का मालिक था, पर उसे छू भी नहीं सकता था, उसे किसी काम में इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वो बस एक महंगा सजावटी सामान बनकर रह गया था, जिसके साथ मुल्ला नसीरुद्दीन नाम का झंझट मुफ्त में आया था। आखिरकार नवाब का सब्र जवाब दे गया। वो गुस्से में आगबूला होता हुआ मुल्ला के घर पहुंचा। मुल्ला नसीरुद्दीन, बहुत हुआ यह नाटक। यह लो अपनी 100 मोहरें वापस और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे नहीं चाहिए ऐसा गधा। तुम अपना गधा भी वापस लो और मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ, नवाब ने चिल्लाते हुए कहा। मुल्ला ने शांति से उसकी तरफ देखा। नवाब साहब, गुस्सा क्यों करते हैं? सौदा तो सौदा होता है। आपने तो बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट पर मुहर लगाई है। अब आप पीछे कैसे हट सकते हैं? नवाब गिड़गिड़ाने लगा। मुल्ला, मुझ पर रहम करो। मैंने गधा खरीदा था, मुसीबत नहीं। लोग मुझ पर हंसते हैं। कहते हैं नवाब ने गधा खरीदा और मुल्ला को मुफ्त में अपना बना लिया, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप यह सौदा तोड़ना चाहते हैं? हाँ हाँ, मैं यह सौदा तोड़ना चाहता हूं। मैं तुम्हें 100 के बदले 110 मोहरें दूंगा, बस मेरा पीछा छोड़ दो। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और बड़ी गंभीरता से बोले, नवाब साहब, आप एक शरीफ आदमी हैं, इसलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं।
लेकिन सौदा तोड़ने का एक हर्जाना तो लगेगा। क्या हर्जाना? नवाब ने पूछा। हर्जाना यह कि आपने एक हफ्ते तक मेरे भोलू को अपने महल में रखा, उसकी देखभाल की, उसे शाही खाना खिलाया। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और जहां तक सौदे की बात है, तो आप मुझे मेरी कीमत यानी 100 मोहरें वापस कर दीजिए। लेकिन चूंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, तो मैं आपको गधा मुफ्त में वापस नहीं दे सकता। नवाब हैरान। तो फिर? मुल्ला बोले, आप मुझे यह गधा वापस बेच दीजिए और मैं इसे आपसे सिर्फ एक सोने की मोहर में खरीदूंगा। नवाब जफर अली खान के पास कोई और चारा नहीं था। उसने 100 मोहरें देकर गधे से पीछा छुड़ाया और मुल्ला ने उसे एक मोहर में वापस खरीद लिया। इस तरह मुल्ला को 99 सोने की मोहरों का फायदा हुआ, उनका कर्ज भी चुक गया और उनका प्यारा भोलू भी उनके पास वापस आ गया। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने दुनिया को दिखाया कि चतुराई से बड़ी मुश्किल को भी हल किया जा सकता है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि आप किसी चीज को खरीद सकते हैं, पर उसके साथ जुड़े प्यार, रिश्ते और आत्मा को नहीं खरीद सकते। नवाब ने गधे का शरीर खरीदा था, पर उसकी लगाम, उसका साथ और उसकी वफादारी हमेशा मुल्ला के पास ही रही। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा अधिकार कागज के टुकड़ों या सोने की मोहरों से नहीं आता। सच्चा अधिकार आता है प्यार, सम्मान और देखभाल से। कहानी 3। यह उस दौर की बात है जब बुखारा के महान सुल्तान महमूद शाह की सल्तनत पर चापलूसी के घने बादल मंडरा रहे थे। चापलूसी शहद में लिपटे उस धीमे जहर की तरह है जो धीरे धीरे इंसान की सोचने समझने की शक्ति को ही खत्म कर देती है। यह एक ऐसा मीठा नशा था जो बुखारा के बहादुर सुल्तान को भी अपनी गिरफ्त में ले चुका था और उन्हें अर्श से फर्श की ओर धकेल रहा था। बुखारा का शाही दरबार अपनी पूरी शानो शौकत से सजा हुआ था। बीच में सुल्तान महमूद शाह अपने आलीशान सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी ऊब और घमंड का मिलाजुला भाव था। कभी अपनी बहादुरी और न्याय के लिए मशहूर यह सुल्तान अब एक नई बीमारी का शिकार हो चुके थे। तारीफ सुनने की बीमारी। उनके इर्दगिर्द चापलूसों की एक ऐसी फौज जमा हो गई थी जिसका एकमात्र काम था सुल्तान की झूठी तारीफों के पुल बांधना। इस फौज का सेनापति था वजीर कास मीर कासिम, एक ऐसा शख्स जिसकी जुबान शहद से ज्यादा मीठी और दिल पत्थर से ज्यादा सख्त था। उस दिन भी दरबार में वही रोज का नाटक चल रहा था। मीर कासिम अपनी जगह से आगे बढ़ा, कमर तक झुककर उसने 3 बार सलाम किया और अपनी चाशनी में लिपटी आवाज में बोला, आलमपना। आज तो आपके चेहरे का नूर देखकर खुद आफताब भी शर्म से बादलों में छिप जाए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कायनात की सारी रोशनी आपके जमाल पर आकर सिमट गई है। उसके पास खड़े एक और दरबारी ने और कहा, वजीर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया हुजूर। क्या खूब कहा है। कल रात मैंने तो ख्वाब में देखा कि आसमान के सारे सितारे आपके कदमों में झुककर अर्ज कर रहे हैं कि असली चमक तो सुल्तान सलामत के पास है, हम तो बस यूं ही टिमटिमाते हैं। सुल्तान महमूद यह सुनकर मंद मंद मुस्कुराए। उनकी दुनिया इन झूठी तारीफों तक ही सिमट कर रह गई थी। सच और झूठ के बीच की महीन रेखा अब उनकी आंखों के सामने से पूरी तरह मिट चुकी थी। आलम यह था कि जब कोई परेशान किसान अपनी फसल की बर्बादी का रोना रोने दरबार आता तो उसे सुल्तान का मूड खराब करने वाला बताकर डांटकर भगा दिया जाता। जब कोई जाबाज सिपाही सीमा पर मंडरा रहे खतरे की सूचना लेकर आता तो चापलूस उसे झूठा और डरपोक बताकर चुप करा देते। सल्तनत की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही थी। खजाना काली हो रहा था, जनता परेशान थी, लेकिन सुल्तान को सिर्फ एक ही धुन सुनाई देती थी, वाह सुल्तान वाह, आप जैसा कोई नहीं, आप ही खुदा का साया हैं।
शहर की उन्हीं उदास और धूल भरी गलियों से जब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने प्यारे गधे पर सवार होकर गुजरते तो उनका दिल लोगों की हालत देखकर बैठ जाता। वो अपनी आंखों से देख रहे थे कि कैसे चापलूसी का दीमक सल्तनत की मजबूत नींद को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। उन्होंने कई बार मन बनाया कि सुल्तान से मिलकर उन्हें सच्चाई का आईना दिखाया जाए, लेकिन वो जानते थे कि चापलूसों की इस मजबूत दीवार को तोड़ना किसी एक इंसान के बस की बात नहीं। जो भी सच बोलने की हिम्मत करता, उसे या तो देशद्रोही करार देकर जिंदा में डाल दिया जाता या फिर पागल कानकाह भेज दिया जाता। मुल्ला ने अपने गधे की पीठ थपथ पाई, जिसकी चाल भी शहर के माहौल की तरह सुस्त पड़ गई थी। वो गधे के कान में बुदबुदाए, मेरे दोस्त, लगता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। इस बार तो उंगली को कुछ ज्यादा ही टेढ़ा करना पड़ेगा। ऐसा टेढ़ा कि घी के साथ साथ बर्तन भी हाथ में आ जाए। बस यही सोचकर मुल्ला ने एक अनोखी योजना बनाई। अगली सुबह बुखारा के लोगों ने मुल्ला नसीरुद्दीन को एक अजीब से हुलिये में देखा। उन्होंने सिर पर एक बहुत बड़ी, कई रंगों वाली पगड़ी बांध रखी थी, आंखों में गहरा सुरमा लगाया हुआ था और हाथ में एक नक्शे जैसा दिखने वाला पुराना, पीला पड़ चुका कपड़ा थाम रखा था। उनका अंदाज किसी बड़े फनकार जैसा लग रहा था। वो सीधे सुल्तान के दरबार की ओर चल पड़े। उनके गधे ने भी आज न जाने क्यों अपनी रफ्तार तेज कर दी थी। दरबार में उस वक्त भी चापलूसी का वही बाजार गर्म था। दरबारी एक दूसरे से बढ़ चढ़कर सुल्तान की शान में कसीदे पढ़ रहे थे। तभी मुल्ला की बुलंद आवाज ने उस महफिल का रंग भंग कर दिया। ए बुखारा के महान सुल्तान! एक गुमनाम मुसाफिर, एक सच्चा फनकार दूर देश से चलकर सिर्फ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। सबकी नजरें दरवाजे पर खड़े उस अजनबी से दिखने वाले शख्स पर टिक गईं। वजीर मीर कासिम की त्योरियां चढ़ गईं। उसने अपनी घूरती हुई नजरों से मुल्ला को ऊपर से नीचे तक देखा। कौन हो तुम गुस्ताख? और खलीफाए वक्त के सामने इस तरह बेअदबी से बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मीर कासिम ने कड़क आवाज में पूछा। मुल्ला नसीरुद्दीन जरा भी नहीं घबराए। वो आत्मविश्वास से चलकर बीच दरबार में आ गए और बोले, मेरा नाम नसीरुद्दीन है, और ए वजीर आला, मैं कोई मामूली फनकार नहीं। मैं एक ऐसा जुलाहा हूँ जिसके हाथ में अल्लाह ने वो जादू बख्शा है जो दुनिया में किसी और को नसीब नहीं हुआ। मैं ऐसे कपड़े बुनता हूँ जो सिर्फ कपड़े नहीं, किस्मत और अक्ल का आईना होते हैं। सुल्तान, जो अब तक ऊब रहे थे, उनकी आंखों में हल्की सी चमक आई। उन्हें नई, अनोखी और कीमती चीजों का बहुत शौक था। कैसा जादू? क्या खासियत है तुम्हारे बुने हुए कपड़ों में जो तुम इतना इतरा रहे हो? सुल्तान ने पूछा। मुल्ला ने अपने चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान लाई और दरबार के चारों ओर एक नजर घुमाई, खासकर चापलूसों के चेहरों पर। फिर उन्होंने सुल्तान की आंखों में आंखें डालकर कहा, आलम पनाह, मैं जो लिबास तैयार करता हूँ वो सिर्फ तन को नहीं ढकता, वो रूह को दिखाता है। यह एक ऐसा जादुई लिबास है जिसे सिर्फ वही इंसान देख सकता है जो अक्लमंद हो, अपने पद के प्रति ईमानदार और वफादार हो, और जिसका खून खालिस हो, यानी जो अपने बाप की जायज औलाद हो। मुल्ला एक पल रुके और फिर अपनी आवाज और गहरी करके बोले, और जो भी शख्स मूर्ख होगा, अपने ओहदे के लायक नहीं होगा, या अपने खानदान के नाम पर धब्बा होगा, उसे यह लिबास हरगिज नजर नहीं आएगा। उसके लिए यह लिबास हवा की तरह होगा, अदृश्य। यह सुनते ही पूरे दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने सबकी जुबानों पर ताले लगा दिए हों। चापलूस दरबारी एक दूसरे का पीला पड़ता चेहरा देखने लगे। उनके दिलों में ढेरों सवाल उठने लगे। यह कैसी शर्त थी? यह तो इज्जत की नीलामी थी। सुल्तान महमूद के अहंकार को यह बात तीर की तरह लगी।
वो दुनिया को यही तो दिखाना चाहते थे कि उनसे ज्यादा अक्लमंद, उनसे ज्यादा लायक और उनसे ज्यादा खालिस खून का कोई दूसरा नहीं। उन्होंने इसे अपनी शान के लिए एक चुनौती की तरह लिया। हमें यह लिबास चाहिए, सुल्तान ने गर्व से ऐलान किया। हम इसे पहनकर पूरे शहर में एक अजीमोशान जुलूस निकालेंगे ताकि दुनिया हमारी महानता को अपनी आंखों से देखे। और हाँ जुलाहे, तुम्हें इस काम के लिए मुहमांगी कीमत मिलेगी। मुल्ला ने झुककर कहा, जहां पनाह, इस नायाब लिबास की कीमत सोने चांदी में नहीं बल्कि आपके भरोसे और सब्र में है। मुझे महल में एक खास कमरा, दुनिया के सबसे बेहतरीन रेशम के धागे और खालिस सोने चांदी के तार मुहैया कराए जाएं। और मेरी एक ही शर्त है, जब तक लिबास पूरी तरह तैयार न हो जाए उस कमरे में मेरे सिवा कोई दूसरा परिंदा भी पर नहीं मारेगा। सुल्तान ने फौरन अपने खजांची को हुक्म दिया। मुल्ला को शाही महल के सबसे आलीशान कमरों में से एक दिया गया। रेशम के रंग बिरंगे गट्ठर और सोने चांदी के तारों से भरी भारी भरकम पेटियां उस कमरे में पहुंचा दी गईं। अब शुरू हुआ मुल्ला नसीरुद्दीन का वो नाटक जो बुखारा के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। उन्होंने कमरे को अंदर से मजबूती से बंद कर लिया। सबसे पहले उन्होंने रेशम के कीमती गट्ठरों और सोने चांदी के तारों को एक बड़े से संदूक में बंद करके पलंग के नीचे छिपा दिया। फिर वो एक काली करघे लूम के सामने बैठ गए जिस पर एक भी धागा नहीं था। दिन भर वो उस काली करघे को ऐसे चलाते रहते जैसे सच में कोई अनमोल शाहकार बुन रहे हों। खटपट खटपट की आवाज करते और साथ ही जोर जोर से बोलते ताकि बाहर खड़े पहरेदार सुन सकें। वाह, क्या नीला रंग है! ऐसा तो आसमान का भी नहीं। अरे, यह सुनहरा धागा तो जैसे सूरज की किरण को पिघलाकर बनाया गया हो। ऐसी बारीक कारीगरी, ऐसी नक्काशी। अरे वाह नसीरुद्दीन, तेरे हाथों में तो सचमुच जादू है। यह लिबास जब सुल्तान पहनेंगे तो लोग उन्हें सुल्तान नहीं फरिश्ता समझेंगे। बाहर पहरेदार और महल के नौकर चाकर ये बातें सुनते और हैरत में पड़ जाते। धीरे धीरे पूरे महल में और फिर पूरे शहर में उस जादुई और अदृश्य लिबास की चर्चा होने लगी। एक हफ्ता बीत गया। सुल्तान से अब और सब्र नहीं हो रहा था। वो जानना चाहते थे कि उनका अद्भुत लिबास कैसा दिख रहा है। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद और उनकी नजर में सबसे अक्लमंद वजीर मीर कासिम को अपने पास बुलाया। मीर कासिम, तुम फौरन उस जुलाहे के कमरे में जाओ और देखो कि काम कहाँ तक पहुंचा है। मुझे आकर विस्तार से बताओ कि वो लिबास कैसा दिख रहा है। तुम्हारी नजर पारखी है, तुम सही अंदाजा लगा लोगे। मीर कासिम अपनी अक्लमंदी के घमंड में इतराता हुआ मुल्ला के कमरे की तरफ चला। उसे पूरा यकीन था कि उसे तो लिबास जरूर दिखेगा, आखिर वो वजीर-ए-कास था। वो बड़े रौब से दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ। अंदर का नजारा देखकर वो ठिठक गया। मुल्ला नसीरुद्दीन एक बिल्कुल काली करघे पर हवा में हाथ चला रहे थे और किसी अदृश्य चीज को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मुल्ला ने उसे देखकर बनावटी उत्साह से कहा, आइए आइए वजीर साहब, आपकी किस्मत कितनी बुलंद है। आप उस ऐतिहासिक लम्हे के गवाह बन रहे हैं जब यह शाहकार अपने अंतिम चरण में है। देखिए तो जरा इस कपड़े की चमक, इस पर की गई मीनाकारी, क्या आपको पसंद आया? मीर कासिम ने घबराकर करघे की तरफ देखा। उसे कुछ भी नजर नहीं आया। करघा पूरी तरह काली था, उस पर धूल के कुछ कण जरूर नाच रहे थे। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे मुल्ला की शर्त याद आई, जो मूर्ख या अपने पद के अयोग्य होगा या हराम का जना होगा, उसे यह नहीं दिखेगा। उसने सोचा, अगर मैंने कह दिया कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा तो क्या होगा?
मेरी सालों की इज्जत, मेरा यह आलीशान पद, मेरा रुतबा, सब एक पल में मिट्टी में मिल जाएगा। सुल्तान मुझे फौरन बर्खास्त कर देंगे और लोग मुझे मूर्ख कहेंगे। नहीं नहीं, मैं यह जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। डर के मारे उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। मुल्ला ने उसकी हालत देखकर और चिंता जताने का नाटक किया। क्या हुआ वजीर साहब, आप इस तरह खामोश क्यों हैं? इसकी खूबसूरती देखकर आपके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे? या कहीं कहीं आपको यह दिख तो रहा है न? मीर कासिम ने फौरन संभाला। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोलने के लिए अपनी पूरी ताकत बटोरी और चापलूसी का अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया। अरे, दिख क्यों नहीं रहा मुल्ला जी, वो जोर से बोला। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या चीज बनाई है आपने। ऐसी कारीगरी, ऐसे रंग, ऐसा कपड़ा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। ये तो इंसानों का काम लगता ही नहीं, यह तो जन्नत से उतरे हुए लगते हैं। सुल्तान सलामत जब इसे पहनेंगे तो दुनिया देखती रह जाएगी। मैं फौरन जाकर हुजूर को यह खुशखबरी देता हूँ। मीर कासिम लगभग भागता हुआ दरबार में वापस गया और सुल्तान के सामने उस अनदेखे कपड़े की तारीफ में ऐसे ऐसे कसीदे पढ़े कि सुल्तान का सीना गर्व से और भी चौड़ा हो गया। अब तो दूसरे दरबारियों में भी उस जादुई लिबास को देखने की होड़ लग गई। एक एक करके सभी बड़े मंत्री और अमीर उमरा मुल्ला के कमरे में गए। हर किसी के साथ वही हुआ। किसी को काली करघे के सिवा कुछ नहीं दिखा, लेकिन अपनी नौकरी, अपनी इज्जत और अपनी जान बचाने के डर से हर कोई उस हवा की तारीफ में जमीन आसमान एक करने लगा। एक मंत्री ने हवा में हाथ फिराते हुए कहा, अरे, इसका कपड़ा तो मखमल से भी ज्यादा मुलायम है। मैंने तो हवा में ही इसकी नरमी महसूस कर ली। तभी दूसरे दरबारी ने और कहा, और इस पर जो सोने के तारों से मोर बनाए गए हैं, वो तो इतने असली लग रहे हैं कि लगता है अभी जिंदा होकर नाच उठेंगे। एक तीसरे दरबारी ने आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए और कहा, अरे वाह, मुझे तो इसमें से फिरदौस के गुलाबों की खुशबू भी आ रही है। क्या बात है। पूरा दरबार उस अदृश्य लिबास की झूठी तारीफों से गूंज रहा था। हर कोई दूसरे से बढ़कर तारीफ करना चाहता था, ताकि वो सुल्तान की नजरों में सबसे बड़ा अक्लमंद और सबसे ज्यादा वफादार साबित हो सके। आखिरकार 1 महीने की इस लंबी नौटंकी के बाद वो दिन आ ही गया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने ऐलान किया कि सुल्तान का जादुई लिबास अब पूरी तरह से तैयार है। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। मुनादी करवा दी गई थी कि आज सुल्तान अपना नया, जादुई और बेशकीमती लिबास पहनकर शहर का दौरा करेंगे और जनता उनके दर्शन करके अपनी आंखों को पवित्र करेगी। सुल्तान को एक खास शाही कमरे में ले जाया गया, जहां वो लिबास पहनने वाले थे। मुल्ला नसीरुद्दीन और उनके सबसे अक्लमंद दरबारी वहां पहले से ही मौजूद थे। मुल्ला ने हवा में हाथ लहराते हुए ऐसे अभिनय किया जैसे वो कोई बहुत भारी और कीमती पोशाक उठा रहे हैं। हुजूर आला, यह लीजिए आपका शाही लिबास। इसे पहनिए और दुनिया को अपनी महानता और अक्लमंदी का सबूत दीजिए। मुल्ला सुल्तान के सामने काली हाथ लेकर खड़े थे। अब इम्तिहान की असली घड़ी सुल्तान की थी। उन्होंने अपनी आंखों पर पूरा जोर डाला। उन्होंने सामने देखा, दाएं देखा, बाएं देखा। उन्हें काली हवा के सिवा कुछ भी नजर नहीं आया। एक पल के लिए उनका दिल डूब गया। एक ठंडा सा डर उनकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ने लगा। क्या मैं सच में सुल्तान बनने के लायक नहीं? क्या मैं मूर्ख हूं? यह ख्याल उनके दिमाग में बिजली की तरह कौंधा और उनका चेहरा फक पड़ गया। लेकिन फिर उन्होंने अपने चारों ओर खड़े दरबारियों की ओर देखा।
उनके सारे वजीर, सारे मंत्री उस काली हवा को देखकर वाह वाह सुभान अल्लाह कर रहे थे। सुल्तान ने सोचा, ये सब तो मेरे सबसे करीबी और अक्लमंद लोग हैं। अगर इन सबको दिख रहा है और सिर्फ मुझे नहीं, तो जरूर मुझ में ही कोई कमी है। लेकिन अगर मैंने सच बोल दिया तो मेरी इज्जत का क्या होगा? ये सब मन ही मन मुझ पर हंसेंगे। मेरा रुतबा काक में मिल जाएगा। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकता। उन्होंने अपनी आवाज में पूरा आत्मविश्वास भरने की कोशिश की और जोर से बोले, वाह नसीरुद्दीन, कमाल कर दिया तुमने। यह तो मेरी उम्मीद से भी 100 गुना ज्यादा खूबसूरत है। लाओ, हमें पहनाओ। हम इसे पहनने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। मुल्ला ने बड़े अदब से सुल्तान के पुराने कपड़े उतरवाए और फिर हवा में हाथ चला चलाकर उन्हें वो जादुई लिबास पहनाने का नाटक करने लगे। यह रहा आपका शाही पाजामा, यह रही आपकी रेशमी कमीज, और यह रहा सितारों जड़ा शाही अंगरखा, और यह लीजिए आपकी शानदार पगड़ी। दरबारी तारीफों के पुल बांध रहे थे। एक ने कहा, क्या जंच रहे हैं आलमपना, आपकी शान दोगुनी हो गई। दूसरे ने और कहा, लगता है आसमान से कोई देवता खुद जमीन पर उतर आया है। और सुल्तान, जो सिर्फ अपने अंतःवस्त्रों में खड़े थे, आईने में अपनी नंगी सूरत देखकर मुस्कुराने का नाटक कर रहे थे, ताकि कोई उन्हें मूर्ख न समझ ले। जुलूस शाही महल के दरवाजे से शुरू हुआ। सुल्तान एक सजेधजे हाथी पर बने हौदे में बैठे थे। उनके आगे पीछे हजारों सिपाही और दरबारी चल रहे थे, जो जोर जोर से नारे लगा रहे थे, सुल्तान सलामत का नया लिबास अमर रहे। हमारे अक्लमंद सुल्तान जिंदाबाद। शहर की सड़कों के दोनों ओर हजारों की भीड़ जमा थी। लोग उस जादुई लिबास को देखने के लिए बेताब थे। जैसे ही हाथी पर बैठे सुल्तान उनकी नजरों के सामने आए, सब हैरान रह गए। एक अजीब सी गहरी खामोशी छा गई। सुल्तान तो कपड़े पहने ही नहीं थे, वो तो नंगे थे। लेकिन सबको मुल्ला की शर्त भी पता थी, जो मुनादी के जरिए पूरे शहर में फैलाई गई थी। हर कोई एक दूसरे को देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा, रे सुल्तान तो नंगे हैं, पर किसी और को क्यों नहीं दिख रहा? क्या सिर्फ मुझे ही नहीं दिख रहा? इसका मतलब मैं मूर्ख हूं? या अपने बाप की नाजायज औलाद? कोई भी यह कलंक अपने माथे पर नहीं लगाना चाहता था। कोई भी भीड़ में खुद को मूर्ख साबित नहीं करना चाहता था। इसलिए लोग भी डर के मारे एक दूसरे को देखकर तारीफ करने का नाटक करने लगे। एक आदमी ने अपने पड़ोसी से फुसफुसाकर कहा, भाई, कपड़ा तो बड़ा शानदार है न? क्या चमक है? दूसरे आदमी ने घबराकर जवाब दिया, हाँ हाँ बिल्कुल। रंग तो देखो कितना गहरा और नायाब है। मैंने ऐसा रंग आज तक नहीं देखा। पूरे शहर में पाखंड और झूठ का एक अजीब सा माहौल बन गया था। हर कोई झूठ बोल रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि कोई उसे मूर्ख न समझ ले। सुल्तान हाथी पर अकड़कर बैठे अपनी शान का प्रदर्शन कर रहे थे और चापलूस दरबारी और भी जोर जोर से उनकी तारीफें कर रहे थे। तभी उस हजारों की झूठी भीड़ में से एक छोटी सी, मासूम और सच्ची आवाज गूंजी। एक छोटा सा बच्चा, जो अपने पिता के कंधे पर बैठकर यह तमाशा देख रहा था, उसने अपनी तोतली जुबान में जोर से चिल्लाकर कहा, अरे देखो देखो, बादशाह तो नंगे हैं। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। समय जैसे रुक गया हो। उस एक सच्ची आवाज ने जैसे सब पर से झूठ का जादू उतार दिया। वो आवाज किसी चापलूस की नहीं थी, किसी डरपोक की नहीं थी। वो एक बच्चे की मासूमियत थी, जिसे अपनी इज्जत या पद खोने का कोई डर नहीं था। उसे जो दिखा उसने वही कह दिया।
पहले एक आदमी अपनी हंसी नहीं रोक पाया और दबी आवाज में हंसा। फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर जैसे कोई बांध टूट गया हो। पूरा शहर, हजारों लोग एक साथ ठहाके मारकर हंसने लगे। हंसी का एक ऐसा तूफान उठा जिसने पूरे जुलूस को हिलाकर रख दिया। हाँ हाँ हाँ, बादशाह तो सचमुच नंगे हैं। अरे हाँ, इनके तो कोई कपड़े ही नहीं हैं। हम सब अब तक अंधे थे क्या? अब किसी को कोई डर नहीं था। एक बच्चे की हिम्मत ने सबको सच बोलने का हौसला दे दिया था। सुल्तान महमूद शाह के कानों में यह हंसी और ताने पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। उन्होंने घबराकर नीचे अपनी ओर देखा और उन्हें कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। वो वाकई नंगे थे। उनके दरबारी, उनके वजीर, उनकी प्रजा सब उनसे झूठ बोल रहे थे। वो एक पल में समझ गए कि नसीरुद्दीन ने उन्हें कोई जादुई कपड़ा नहीं बल्कि एक जादुई आईना दिखाया था। एक ऐसा आईना जिसमें उन्हें अपनी और अपने पूरे दरबार की असली, नंगी और बदसूरत सूरत साफ साफ दिख गई थी। शर्म, ग्लानि और गुस्से से उनका चेहरा तमतमाकर लाल हो गया। उन्होंने फौरन जुलूस रोकने का हुक्म दिया और बिना किसी से कुछ कहे सीधे महल की ओर लौट गए। दरबार में कयामत का मंजर था। सुल्तान गुस्से में अपने सिंहासन पर बैठे आग उगल रहे थे। सारे दरबारी, खासकर मीर कासिम, उनके पैरों में पड़े गिड़गिड़ा रहे थे। लेकिन आज सुल्तान की आंखों से चापलूसी का पर्दा हट चुका था। तुम सब झूठे हो, मक्कार हो। तुम सबने मुझे धोखा दिया। तुम्हारी झूठी तारीफों ने मुझे अंधा कर दिया था। सुल्तान दहाड़ रहे थे। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन बड़े इत्मीनान से वहां आए। उनके चेहरे पर वही शांत और रहस्यमयी मुस्कान थी। आलमपनाह, गुस्सा न करें। इन बेचारों की कोई गलती नहीं है। इनकी तो रोजी रोटी ही चापलूसी और मक्खनबाजी पर चलती है। गलती तो उस माली की है जो अपने बाग में खूबसूरत और सुगंधित फूलों के बजाय जहरीली और बेकार घास उगने देता है। सुल्तान ने मुल्ला की तरफ देखा। उनका गुस्सा अब गहरी शर्मिंदगी में बदल रहा था। मुल्ला ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, मैंने आपको कोई जादुई लिबास नहीं दिया। वो तो बस एक बहाना था। मैंने तो आपको और आपके दरबार को एक मौका दिया था, यह देखने का कि आपके आसपास सच बोलने वाले कितने हैं और मक्खन लगाने वाले कितने। वो लिबास जो किसी को नजर नहीं आया, वो असल में चापलूसी का वो मोटा पर्दा था जो आपकी अक्ल और आंखों पर पड़ा हुआ था। आज एक मासूम बच्चे की सच्ची और निडर आवाज ने उस पर्दे को हमेशा के लिए हटा दिया। सुल्तान अपनी गद्दी से उतरे और पहली बार बिना किसी घमंड के मुल्ला के सामने आकर खड़े हो गए। नसीरुद्दीन, उनकी आवाज में गहरा पछतावा था, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं तारीफों के मीठे नशे में इतना अंधा हो गया था कि अपनी सल्तनत को अपने ही हाथों से बर्बाद करने पर तुला था। आज तुमने मुझे, मेरी इज्जत और मेरी रियासत को बचा लिया। सुल्तान ने उसी वक्त हुक्म दिया कि वजीर मीर कासिम और उसके सभी चापलूस साथियों को उनके पदों से हटाकर देश निकाला दे दिया जाए और मुल्ला नसीरुद्दीन को उनकी अक्लमंदी और सच्चाई के लिए अपना सबसे खास सलाहकार नियुक्त किया। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने सिर्फ अपनी अक्ल से, बिना कोई तलवार उठाए, चापलूसी और झूठ की उस पूरी फौज को हरा दिया। उन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए यह सबक सिखाया कि एक शासक की असली ताकत उसकी तारीफ करने वालों की भीड़ में नहीं, बल्कि उसे कड़वे सच का आईना दिखाने वाले गिने चुने सलाहकारों में होती है। उस दिन के बाद से बुखारा में यह कहावत मशहूर हो गई कि सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच की ही होती है। और कभी कभी हजारों झूठी तारीफों पर एक बच्चे की सच्ची आवाज ज्यादा भारी पड़ती है। कहानी 4।
बुखारा शहर में एक बहुत अमीर सौदागर रहता था, जिसका नाम था करीम सेठ। अल्लाह ने उसे दौलत, शोहरत और एक बड़ा सा दिल सब कुछ दिया था। उसकी हवेली किसी महल से कम नहीं थी और उसका दस्तरखान हमेशा मेहमानों के लिए बिछा रहता था। करीम सेठ स्वभाव से भला इंसान था, लेकिन उसमें एक छोटी सी कमजोरी थी। उसे अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद था और इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए उसके इर्द गिर्द दोस्तों के नाम पर मतलब परस्तों का एक घेरा बन गया था। इन दोस्तों में सबसे प्रमुख थे तीन शख्स, जमाल, फारूक और परवेज। इन तीनों का काम सिर्फ एक था, सुबह से शाम तक करीम सेठ की हर बात पर वाह वाह करना। अगर करीम सेठ दिन को रात कह दे तो वो तीनों आसमान में तारे ढूंढने लगते। एक शाम करीम सेठ की हवेली में महफिल जमी थी। करीम सेठ ने एक बहुत ही बासी और बेस्वाद सा मजाक सुनाया। उस पर कोई बच्चा भी न हंसता, लेकिन उसके दोस्त ऐसे ठहाके लगाकर हंसने लगे जैसे उन्होंने जिंदगी में इससे बेहतर चुटकुला सुना ही न हो। जमाल हंसते हंसते बोला, आ हा हा, वाह सेठ जी वाह, क्या बात है, आपकी बातों में तो जादू है। फारूक ने और कहा, जादू नहीं, करिश्मा कहिए। मैं तो हंसे हंस कर लोटपोट हो गया। ऐसी हाजिर जवाबी तो बादशाहों में भी नहीं होती। परवेज ने तो हद ही कर दी। उसने अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, बस कीजिए सेठ जी, अब और मत हंसाइए, मेरे पेट में दर्द हो गया। करीम सेठ का सीना गर्व से फूल गया। उसे लगा कि वो दुनिया का सबसे मजेदार इंसान है। एक और दिन करीम सेठ ने अपने दोस्तों को बताया, मैंने सोचा है कि मैं ऊँटों का कारोबार छोड़कर समंदर के किनारे से सीपियां लाकर बुखारा में बेचूंगा। क्या ख्याल है? यह एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा विचार था, क्योंकि बुखारा समंदर से कोसों दूर था और यहाँ के लोगों को सीपियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन उसके दोस्तों ने इसे भी एक क्रांतिकारी विचार बना दिया। जमाल ने कहा, सेठ जी, यह तो सदी का सबसे बेहतरीन बिजनेस आइडिया है। आप तो पारखी हैं, आपने भविष्य देख लिया। फारूक ने और कहा, बिल्कुल। जब बुखारा के हर घर में आपकी लाई हुई सीपियां सजेंगी तो लोग ऊँटों को भूल जाएंगे। आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। परवेज ने अपनी राय दी, मैं तो कहता हूं, कल से ही शुरू कर दीजिए। देर किस बात की? इन झूठी तारीफों को सुन सुनकर करीम सेठ को यह वहम हो गया था कि वो जो भी सोचता है, जो भी करता है, वो लाजवाब होता है। वो अपनी समझ और अक्ल खोता जा रहा था। शहर के एक कोने में एक चायखाने पर बैठा मुल्ला नसीरुद्दीन यह सब देख और सुन रहा था। लोग करीम सेठ की इस हालत पर कानाफूसी करते थे। कोई कहता, बेचारा करीम इन गिद्धों के बीच फंस गया है। कोई कहता, ये दोस्त नहीं, दीमक हैं जो उसकी अक्ल को चाट रहे हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चाय की चुस्की ली और अपने गधे से, जो पास ही खड़ा ऊँघ रहा था, कहा, मेरे दोस्त, जब इंसान को अपनी परछाई अपनी असलियत से बड़ी लगने लगे तो समझ लो कि सूरज डूबने वाला है। इस बेचारे करीम सेठ का सूरज डूबने से पहले मुझे कुछ करना होगा। मुल्ला जानते थे कि करीम सेठ से सीधे बात करने का कोई फायदा नहीं। तारीफ का नशा अफीम से भी ज्यादा तेज होता है। उसे उतारने के लिए नशे की मात्रा को इतना बढ़ाना पड़ता है कि इंसान खुद ही सच्चाई उगल दे। और मुल्ला ने यही करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद करीम सेठ अपनी महफिल में बैठा था। तारीफें सुन सुनकर उसका दिमाग सातवें आसमान पर था। अचानक उसने एक अजीब सा ऐलान किया, दोस्तों, मैं तुम्हें आज एक राज की बात बताता हूं। अल्लाह ने मुझे एक ऐसा हुनर बख्शा है जो दुनिया में किसी के पास नहीं। मैं हवा में तस्वीरें बना सकता हूं। यह सुनकर उसके दोस्त भी एक पल के लिए चौंक गए।
हवा में तस्वीरें, यह कैसी बात है? लेकिन उन्हें अपना फर्ज याद आया। जमाल ने तुरंत कहा, हवा में तस्वीरें? वाह सेठ जी, यह तो कोई पैगंबरों वाला हुनर है। हम तो जानते थे कि आप मामूली इंसान नहीं हैं। फारूक ने और कहा, मैंने तो बचपन में ही आपकी आंखों में एक खास चमक देखी थी। मुझे तभी लग गया था कि आप एक दिन दुनिया को हैरान कर देंगे। परवेज ने आगे बढ़कर कहा, सेठ जी, यह राज आपने अब तक हमसे क्यों छिपा कर रखा? हम भी तो आपके इस हुनर को देखना चाहते हैं। करीम सेठ अपनी ही कही बात के जाल में फंस गया। उसने एक खाली दीवार की तरफ इशारा किया और अपनी उंगलियों को हवा में ऐसे चलाने लगा जैसे वो कोई कूची ब्रश हो। देखो, यह देखो, मैं एक दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर बना रहा हूं। देखो उसके पैर, उसकी गर्दन, उसकी उड़ती हुई पूंछ। उसके तीनों दोस्त उस काली दीवार को ऐसे देख रहे थे जैसे सच में कोई शाहकार बन रहा हो। वाह, वाह, क्या घोड़ा है! जमाल चिल्लाया। लगता है अभी दीवार से कूदकर बाहर आ जाएगा। इसके नथुनों से तो जैसे सांस की आवाज भी आ रही है, फारूक ने कहा। रंग तो देखिए, ऐसा शाही काला रंग तो मैंने किसी घोड़े का नहीं देखा, परवेज ने तारीफ की। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे बुखारा में फैल गई। करीम सेठ को हवा में तस्वीर बनाने का हुनर आता है। जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने यह सुना तो वो मुस्कुराए। उनका प्लान काम करने लगा था। वो सीधे करीम सेठ की हवेली पहुंचे। करीम सेठ ने मुल्ला को देखा तो थोड़ा घबराया। उसे डर था कि मुल्ला उसकी पोल खोल देंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। मुल्ला ने करीम सेठ के सामने झुककर कहा, सेठ साहब, मैंने आपके इस चमत्कारी हुनर के बारे में सुना और खुद को रोक नहीं पाया। आप तो सिर्फ सौदागर नहीं, आप तो अल्लाह के भेजे हुए एक कलाकार हैं। क्या मैं भी आपके इस फन का नजारा कर सकता हूं? करीम सेठ की खुशी का ठिकाना न रहा। जब मुल्ला नसीरुद्दीन जैसा अक्लमंद इंसान उसकी तारीफ कर रहा है तो इसका मतलब वो सच में महान है। उसने और भी ज्यादा आत्मविश्वास से एक और काली दीवार की तरफ हाथ चलाया। मुल्ला जी, आपके लिए मैं एक डूबते हुए सूरज का मंजर बनाता हूं। देखिए, वो नारंगी आसमान, वो सुनहरी किरणें, वो समंदर में डूबता सूरज। मुल्ला ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं और उस दीवार को ऐसे देखने लगे जैसे वो ताजमहल देख रहे हों। सुभान अल्लाह! करीम सेठ, सुभान अल्लाह! मुल्ला ने कहा। ऐसी कला तो मैंने आज तक नहीं देखी। यह तो जादू है, साफ जादू। जो रंग आपने इस्तेमाल किए हैं वो तो इस दुनिया के लगते ही नहीं। आपकी कला को सिर्फ दीवार पर नहीं, पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए। मुल्ला की इस बात ने आग में घी का काम किया। करीम सेठ का अहंकार अब आसमान छूने लगा था। उसने ऐलान किया, मुल्ला जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं कल जुमे के दिन शहर के सबसे बड़े मैदान में अपनी कला की एक नुमाइश लगाऊंगा। मैं वहां अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन शाहकार बनाऊंगा और पूरा बुखारा देखेगा कि करीम सेठ क्या चीज है। यह सुनकर उसके दोस्तों ने आसमान सिर पर उठा लिया। वाह सेठ जी, क्या फैसला है! पूरा बुखारा आपका कायल हो जाएगा। अगले दिन शहर के बड़े मैदान में एक शानदार शामियाना लगाया गया। चारों तरफ कीमती पर्दे लटकाए गए। बीच में 10 बड़े बड़े खूबसूरत फ्रेम वाले काली कैनवस मखमली स्टैंड पर रखे गए। पूरा शहर उस अनोखी नुमाइश को देखने के लिए उमड़ पड़ा था। करीम सेठ एक राजा की तरह शान से मंच पर आया। उसके तीनों दोस्त उसके अगल-बगल खड़े थे। करीम सेठ ने बोलना शुरू किया,
मेरे अजीज शहरवासियों, आज आप गवाह बनेंगे एक ऐसे चमत्कार के जो आपने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन याद रहे, मेरी यह कला सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से दिखती है। इसे सिर्फ वही देख सकता है जो कला का सच्चा पारखी हो और जिसका दिल साफ हो। जिसके मन में खोट होगा, उसे यह काली कैनवस ही नजर आएंगे। यह सुनकर भीड़ में खामोशी छा गई। कोई भी खुद को बेवकूफ या बुरे दिल वाला साबित नहीं करना चाहता था। करीम सेठ पहले कैनवस के पास गया और हवा में अपनी उंगलियां चलाने लगा। यह है गुलशन का ख्वाब। इसमें हजारों रंग के फूल हैं। देखिए वो लाल गुलाब, वो पीला गेंदा और उन पर बैठी तितलियां। उसके दोस्त भीड़ को उकसाने लगे। वाह वाह, क्या खूबसूरती है, जमाल चिल्लाया। एक और ने कहा, तितलियों के पंख तो देखो कितने नाजुक हैं, लगता है अभी उड़ जाएंगी। भीड़ में कुछ लोग जो खुद को अक्लमंद दिखाना चाहते थे, वो भी हाँ में हाँ मिलाने लगे। हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत है, मुझे तो गुलाबों की खुशबू भी आ रही है। एक एक करके करीम सेठ दसों काली कैनवस के सामने गया और अपनी अनदेखी कला का प्रदर्शन करता रहा। कहीं उसने रेगिस्तान का तूफान बनाया, कहीं प्यार में डूबी लैला की तस्वीर और कहीं जीत का जश्न मनाता सुल्तान। और हर बार उसके दोस्त और कुछ चापलूस शहरवासी उसकी तारीफों के पुल बांधते रहे। यह पाखंड का खेल अपने चरम पर था। पूरा मैदान वाह वाह की आवाजों से गूंज रहा था, लेकिन सच यह था कि किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी भीड़ को चीरते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन आगे आए। उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। सब चुप हो गए। मुल्ला सीधे करीम सेठ के पास गए और बोले, करीम सेठ, आपकी कला देखकर मेरी रूह तृप्त हो गई। मैं इतना खुशनसीब हूं कि अपनी जिंदगी में ऐसा चमत्कार देख पाया। मैं आपकी एक कलाकृति खरीदना चाहता हूं। करीम सेठ की छाती गर्व से और चौड़ी हो गई। जरूर मुल्ला जी, जरूर। बताइए, आपको कौन सी तस्वीर पसंद आई? मुल्ला ने एक कोने में रखे काली कैनवस की तरफ इशारा किया। मुझे वो वाली तस्वीर चाहिए जिसमें आपने एक सच्चे दोस्त का इंतजार बनाया है। उसकी सादगी और गहराई ने मेरा दिल छू लिया है। करीम सेठ गदगद हो गया। उसने आज तक ऐसी कोई तस्वीर बनाने का सोचा भी नहीं था, पर उसने फौरन कहा, वाह मुल्ला जी, आपकी नजर तो जौहरी की है। आपने मेरे सबसे बेहतरीन काम को पहचाना। वो मेरी सबसे खास कलाकृति है। तो फिर इसकी कीमत क्या होगी? मुल्ला ने पूछा। करीम सेठ ने सोचा कि मुल्ला से क्या कीमत मांगूं, यह तो मुफ्त का माल है। लेकिन अपनी कला की शान दिखाने के लिए उसने अकड़कर कहा, मुल्ला जी, वैसे तो यह अनमोल है, पर चूंकि आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए सिर्फ 500 सोने की अशर्फिया। यह सुनकर भीड़ में सन्नाटा छा गया। एक काली कैनवस की कीमत 500 अशर्फिया। मुल्ला नसीरुद्दीन जोर से मुस्कुराए। सिर्फ 500? यह तो बहुत कम है। खैर, जैसा आप कहें। और अब आया कहानी का वो मोड़ जिसने पूरी बाजी पलट दी। मुल्ला ने अपनी कमर से एक काली थैली निकाली और करीम सेठ के सामने हाथ फैलाकर खड़े हो गए। करीम सेठ, मुल्ला ने बुलंद आवाज में कहा, ताकि पूरा मैदान सुन सके, आपकी कला अदृश्य है, जिसे सिर्फ सच्चे पारखी ही देख सकते हैं। तो इस अदृश्य कला के लिए मेरा भुगतान भी अदृश्य होगा। सब चौंक गए। मुल्ला क्या कह रहे थे? मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, मैं इस थैली में से 500 सोने की अशर्फियां निकालकर आपके हाथ पर रखूंगा। लेकिन मेरी इन अशर्फियों में भी एक जादू है।
इनका वजन और इनकी ठंडक सिर्फ उसी इंसान को महसूस होगी जो एक सच्चा और खरा दोस्त हो, जो दोस्ती का मतलब समझता हो और जिसके दिल में अपने दोस्त के लिए कोई खोट न हो। जो झूठा और मतलब परस्त दोस्त होगा, उसकी हथेली काली की काली रह जाएगी। यह सुनते ही करीम सेठ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके दोस्तों जमाल, फारूक और परवेज के माथे पर पसीना आ गया। यह तो उन्हीं का खेल उन्हीं पर उल्टा पड़ गया था। मुल्ला ने अपना नाटक शुरू किया। उन्होंने काली थैली में हाथ डाला और ऐसे अभिनय किया जैसे कोई भारी अशर्फी निकाल रहे हों। उन्होंने करीम सेठ का हाथ पकड़ा और उसकी हथेली पर अपनी काली उंगली रखी। यह रही पहली अशर्फी, यह दूसरी, यह तीसरी। मुल्ला एक एक करके हवा में से अशर्फियां गिनकर करीम सेठ की काली हथेली पर रखने का नाटक कर रहे थे। करीम सेठ की आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। उसे अपनी हथेली पर चींटी के रेंगने का भी एहसास नहीं हो रहा था। वो क्या करे? अगर वो कहे कि उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा, तो मुल्ला की शर्त के मुताबिक वो एक झूठा और मतलबी दोस्त साबित हो जाएगा। और अगर वो चुप रहा तो उसे 500 अशर्फियों का नुकसान होगा। उसने मदद के लिए अपने दोस्तों की तरफ देखा। जमाल, फारूक और परवेज नजरें चुरा रहे थे। वो भी डरे हुए थे। अगर सेठ ने कह दिया कि उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा, तो उनकी दोस्ती भी झूठी साबित हो जाएगी। मुल्ला गिनते जा रहे थे। 99, 100, 101। करीम सेठ का दिमाग सुन्न पड़ गया था। एक तरफ उसकी इज्जत थी, दूसरी तरफ उसका ज़मीर। तारीफों के नशे ने उसे अंधा कर दिया था, लेकिन आज सच्चाई का आईना उसके सामने था। उसे समझ आ गया था कि उसके ये दोस्त कितने खोखले हैं। उन्होंने उसे तारीफों के पुल पर चढ़ाकर एक ऐसी खाई के किनारे खड़ा कर दिया था जहां से गिरना तय था। आखिरकार जब मुल्ला ने 200 गिना तो करीम सेठ से और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो जोर से चिल्लाया, रुक जाइए मुल्ला, खुदा के लिए रुक जाइए। उसकी आवाज में इतना दर्द और सच्चाई थी कि पूरा मैदान कांप गया। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मेरी हथेली, मेरी हथेली काली है, उसने भरी आंखों से कहा। मुझे एक भी अशर्फी का वजन महसूस नहीं हुआ, एक भी नहीं। इसका मतलब मैं सच्चा दोस्त नहीं हूं। और यह कला भी झूठी है। यह सब झूठ है। मैं हवा में कोई तस्वीर नहीं बना सकता। जैसे ही करीम सेठ ने यह सच कबूला, जैसे कोई जादू का तिलिस्म टूट गया हो। भीड़ जो अब तक खामोश थी, पहले धीरे धीरे और फिर जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन यह हंसी मजाक उड़ाने वाली नहीं थी, बल्कि एक बड़ी बेवकूफी का अंत देखने वाली राहत की हंसी थी। करीम सेठ शर्मिंदगी से जमीन में गड़ा जा रहा था। उसके तीनों दोस्त मौका देखकर भीड़ में घुसकर भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन ने करीम सेठ के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, हमदर्दी थी। करीम, उन्होंने नरमी से कहा, तुम्हारी हथेली काली नहीं थी। उस पर आज सच्चाई का वजन था, जो सोने की हजारों अशर्फियों से भी ज्यादा कीमती है। तुमने आज कबूल किया कि तुम गलत थे, और यही एक सच्चे इंसान की पहली निशानी है। मुल्ला ने भीड़ की तरफ मुड़कर कहा, दोस्तों, याद रखना, एक सच्चा दोस्त आईने की तरह होता है, जो तुम्हें तुम्हारी असली सूरत दिखाता है, भले ही वो कितनी भी खराब क्यों न हो। और झूठा दोस्त परछाई की तरह होता है, जो सिर्फ रोशनी में तुम्हारा साथ देता है और अंधेरा आते ही गायब हो जाता है। ये हाँ में हाँ मिलाने वाले दोस्त तुम्हें कभी गिरने से नहीं बचाएंगे, बल्कि तुम्हें खाई के और करीब धकेलेंगे। करीम सेठ की आंखों से आंसू बह रहे थे।
उसने आज दोस्ती का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सबक सीखा था। उसने अपनी दौलत का एक हिस्सा खोया था, लेकिन अपनी अक्ल और अपनी आत्मा वापस पा ली थी। उस दिन के बाद करीम सेठ बदल गया। उसने उन मतलबी दोस्तों को अपनी जिंदगी से निकाल दिया और अपने आसपास उन लोगों को जगह दी जो उसकी गलतियों पर उसे टोकने की हिम्मत रखते थे। और बुखारा के लोग मुल्ला नसीरुद्दीन की इस कहानी को हमेशा याद रखते हैं, एक चेतावनी की तरह कि तारीफों के मीठे शोर में सच की कड़वी आवाज को कभी अनसुना मत करना, क्योंकि वही आवाज तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त होती है। कहानी 5। बुखारा शहर अपनी रौनक और अपनी हलचल के लिए दूर दूर तक मशहूर था, लेकिन उसी शहर के एक शांत कोने में एक छोटा सा सादा सा घर था मुल्ला नसरुद्दीन का। मुल्ला के पास बेशुमार दौलत तो नहीं थी, पर उनके पास वो था जो दौलत से खरीदा नहीं जा सकता, मन का सुकून और समझ की दौलत। उनकी साधारण सी जिंदगी में बस कुछ ही चीजें थीं जो उन्हें प्यारी थीं, उनकी समझदार बीवी, उनका वफादार गधा और उनकी एक अनोखी मुर्गी, जिसे वो बड़े प्यार से परवीन कहकर बुलाते थे। परवीन कोई आम मुर्गी नहीं थी। उसकी चाल ढाल में एक अजीब सी निडरता और आजादी झलकती थी। वो दुनिया को अपनी जागीर समझकर घूमती थी। मुल्ला के घर की दीवार से सटा हुआ एक आलीशान घर था। यह घर था शहर के सबसे अमीर लेकिन साथ ही सबसे गुस्सैल और घमंडी आदमी हाजी कासिम का। हाजी कासिम को अपनी जिंदगी में दो चीजों पर बेइंतहा नाज था, एक उसकी अपार दौलत और दूसरा उसका वो शानदार बगीचा जिसे उसने अपनी जान से ज्यादा संवारा था। वो कोई मामूली बगीचा नहीं था। वो हाजी कासिम की इज्जत और उसके रुतबे का जीता जागता प्रतीक था। ईरान से मंगाए गए नायाब गुलाब, तुर्की से लाए गए रंग बिरंगे ट्यूलिप और हिंदुस्तान के आम के पौधे उस बगीचे की शान बढ़ाते थे। हाजी कासिम खुद घंटों उस बगीचे की देखभाल में बिताता था। अगर एक पत्ता भी पीला पड़ जाए या एक फूल भी मुरझा जाए तो उसका दिल बैठ जाता था। उसकी सुबह बगीचे में शुरू होती और उसकी शाम बगीचे के ख्यालों में ही खत्म होती। और यहीं से हमारी इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत होती है। एक तरफ थी मुल्ला की आजाद ख्याल मुर्गी परवीन और दूसरी तरफ था हाजी कासिम का नाजुक मिजाज बगीचा। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें जमीन को चूम रही थीं, हाजी कासिम अपनी आदत के मुताबिक अपने बगीचे में टहल रहा था। उसकी नजर टमाटरों की क्यारी पर पड़ी। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसका सबसे कीमती टमाटर, जो बिल्कुल सुर्ख लाल होकर पकने की कगार पर था, उस पर किसी ने बेरहमी से चोंच मार दी थी। उसका निशान ऐसा था जैसे किसी ने उसके दिल पर ही चोट कर दी हो। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने चारों तरफ देखा तो उसे मुल्ला की मुर्गी परवीन बड़े इत्मीनान से दूसरी क्यारी में अपने पंजों से मिट्टी खोदते हुए दिखी, जैसे वो किसी खजाने की तलाश में हो। हाजी कासिम का खून खौल उठा। वो आगबबूला होकर सीधा मुल्ला के दरवाजे पर पहुंचा और बिना कुछ सोचे समझे दरवाजा पीटने लगा, जैसे आज दरवाजे को तोड़कर ही दम लेगा। मुल्ला ने बड़े आराम से दरवाजा खोला। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित शांति थी। हाजी कासिम ने चिल्लाते हुए कहा, मुल्ला, ये क्या मजाक लगा रखा है? तुम्हारी वो मनहूस मुर्गी मेरे जन्नत जैसे बगीचे में क्या कर रही है? उसने मेरा सबसे अच्छा टमाटर खराब कर दिया। अपनी इस मुर्गी को काबू में रखो, वरना याद रखना अच्छा नहीं होगा। मुल्ला ने शांति से पहले हाजी कासिम के लाल चेहरे को देखा, फिर अपनी मुर्गी की तरफ देखा जो अब तक वापस उनके आंगन में आ चुकी थी और ऐसे दाना चुग रही थी मानो दुनिया में कुछ हुआ ही न हो। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाजी साहब, सुबह सुबह इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। जरा ठंडा पानी पीजिए। वो तो एक बेजुबान जानवर है।
उसे क्या पता कि कौन सा बगीचा आपका है और कौन सा आंगन मेरा। वो तो बस अपनी भूख मिटाने चली गई होगी। हाजी कासिम ने और भी ज्यादा गुस्से में कहा, मुझे तुम्हारी ये फलसफे वाली बातें नहीं सुननी। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, अपनी इस मुर्गी को मेरे बगीचे से और मेरी नजरों से दूर रखना। इतना कहकर हाजी कासिम पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली और अपनी अधूरी चाय खत्म करने के लिए वापस बैठ गए। उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि यह मामला इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला। हाजी कासिम ने मुल्ला की बातों को हवा में उड़ा दिया और अपने बगीचे की सुरक्षा को अपनी इज्जत का सवाल बना लिया। उसने दीवार के नीचे की खाली जगह को बड़े बड़े पत्थरों से भर दिया, कांटों वाली बाड़ को और ऊंचा करवा दिया। उसे पूरा यकीन था कि अब वो आवारा मुर्गी उसके बगीचे में कदम भी नहीं रख पाएगी। 2 दिन तक तो पूरी शांति रही। हाजी कासिम को लगा कि उसकी तरकीब काम कर गई, लेकिन वो परवीन की दिलेरी और उसकी खोज करने की आदत को कम आंक रहा था। वो सिर्फ एक मुर्गी नहीं, एक कुशल पर्वतारोही भी थी। तीसरे दिन परवीन ने एक नया और अनोखा रास्ता खोज निकाला। वो दीवार के ऊपर लगे एक पुराने शहतूत के पेड़ की टहनी पर चढ़ी और वहां से पंख फड़फड़ाते हुए सीधे बगीचे के बीचों बीच हाजी कासिम की सबसे प्यारी गुलाब की क्यारी में जा उतरी। इस बार नुकसान पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था। ईरान से मंगाए गए कीमती गुलाब की कुछ पंखुड़ियां जमीन पर बिखरी पड़ी थीं और खीरे की एक नाजुक बेल को उसने अपने पंजों से तहस-नहस कर दिया था। हाजी कासिम जब बगीचे में आया और यह मंजर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फिर से मुल्ला के दरवाजे पर था। इस बार उसके हाथ में सबूत के तौर पर एक कुचला हुआ खीरा था। हाजी कासिम ने गरजते हुए कहा, मुल्ला, बाहर निकलो। देखो, देखो ये क्या किया है तुम्हारी शैतान मुर्गी ने। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। आज मैं इस मुर्गी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुल्ला बाहर आए। उन्होंने पहले उस मुरझाए हुए खीरे को देखा, फिर हाजी कासिम के गुस्से से लाल चेहरे को देखा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाजी साहब, मुझे तो लगता है कि ये मुर्गी आपको कुछ सिखाना चाहती है। हाजी कासिम ने हैरानी से कहा, सिखाना चाहती है? क्या बकवास कर रहे हो? एक मामूली मुर्गी मुझे सिखाएगी? ये मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही है, मुल्ला। मुल्ला ने अपनी आंखों में एक शरारत भरी चमक के साथ कहा, शायद यही तो सबक है। शायद वो आपको यही सिखा रही है कि जिंदगी में हर चीज पर काबू नहीं पाया जा सकता। कुछ चीजों को बस उनके हाल पर छोड़ देना ही समझदारी है। मुल्ला का यह गहरा जवाब सुनकर हाजी कासिम का दिमाग और घूम गया। उसे यकीन हो गया कि मुल्ला जानबूझकर उसका मजाक उड़ा रहा है और अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। वो बिना कुछ कहे वापस चला गया, लेकिन उसके दिल में बदले की आग और तेज हो गई थी। अब यह मामला सिर्फ एक मुर्गी और एक बगीचे का नहीं रहा था। यह हाजी कासिम की इज्जत, उसके घमंड और उसकी जिद का सवाल बन गया था। अब जो सिलसिला शुरू हुआ वो पूरे बुखारा शहर के लिए एक तमाशा बन गया। हाजी कासिम का सारा ध्यान अपने बड़े कारोबार, अपनी दुकानदारी और अपनी तिजोरी से हटकर उस एक मुर्गी पर आकर टिक गया था। वो किसी चौकीदार की तरह सुबह से शाम तक अपने बगीचे में डेरा डाले रहता, हाथ में एक मोटा सा डंडा लिए, बस इसी इंतजार में कि कब वो मुर्गी आए और वो उसे रंगे हाथों पकड़ सके। शहर के लोग उसे देखकर हैरान होते थे। जो आदमी कल तक अशर्फियों में खेलता था, वो आज अपना सारा काम धंधा छोड़कर एक मुर्गी के पीछे पड़ा था। बच्चे उसे छिप छिप कर देखते और उसका मजाक उड़ाते। उधर मुल्ला नसरुद्दीन अपनी जिंदगी में पूरी तरह से मस्त थे। वो लोगों से मिलते, चायखानों में बैठकर गपशप करते,
मस्जिद जाते और जब भी कोई उनसे हाजी कासिम की इस दीवानगी के बारे में जिक्र करता तो वो बस रहस्यमयी ढंग से मुस्कुरा देते। एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता बीत गया। हाजी कासिम की हालत पागलों जैसी हो गई थी। रात में उसे नींद नहीं आती थी, दिन में उसे चैन नहीं मिलता था। उसका वो सुंदर बगीचा जो कभी उसकी खुशी और सुकून का जरिया था, अब उसे एक बोझ और एक अंथीन तनाव देने लगा था। उसे हर पत्ते के पीछे, हर झाड़ी के नीचे वो मुर्गी ही नजर आती। वो एक परछाई से लड़ने लगा था। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका हाजी कासिम को बेसब्री से इंतजार था। उस दिन हाजी कासिम सुबह से ही एक घनी झाड़ी के पीछे छिपा बैठा था। उसने देखा कि परवीन बड़ी चालाकी से दीवार फांदकर अंदर आई। वो बिना किसी खौफ के सीधे मूली की क्यारी की तरफ बढ़ी। जैसे ही मुर्गी ने अपनी तेज चोंच पहली मूली पर मारी, हाजी कासिम एक भूखे शेर की तरह उस पर झपटा और उसे अपने दोनों हाथों में दबोच लिया। उसकी आंखों में एक जंगली जीत की चमक थी। आज वो मुल्ला को भरे बाजार में, पूरे शहर के सामने शर्मिंदा करेगा। आज वो अपनी हार का बदला लेगा। वो मुर्गी को अपने हाथ में कसकर दबाए सीधा शहर के मुख्य बाजार की तरफ भागा। वो रास्ते भर चिल्ला रहा था, लोगों, इंसाफ करो, आज इंसाफ का दिन है। मैं आज इस पाखंडी मुल्ला की हकीकत सबको बताऊंगा। उसकी आवाज सुनकर बाजार में खलबली मच गई। दुकानदार अपनी दुकानें छोड़कर बाहर निकल आए, ग्राहक अपना सौदा भूलकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। देखते ही देखते एक बड़ा हुजूम हाजी कासिम के पीछे उस चायखाने की तरफ बढ़ रहा था, जहां मुल्ला नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठकर इत्मीनान से चाय की चुस्कियां ले रहे थे। हाजी कासिम उस भीड़ को चीरता हुआ तूफान की तरह मुल्ला के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने पकड़ी हुई मुर्गी को हवा में ऐसे लहराया जैसे वो कोई जंग जीतकर आया हो और यह उसकी ट्रॉफी हो। हाजी कासिम ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा, ऐ मुल्ला नसरुद्दीन, आज सारा शहर यहाँ गवाह है। आज तुम्हें मेरी बात का जवाब देना होगा। मैं तुमसे पूछता हूँ और यहाँ मौजूद हर एक शख्स सुने, तुम्हारी यह मनहूस मुर्गी बार बार मेरे बगीचे में क्यों आती है? पूरे बाजार में एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। सुई गिरने की भी आवाज सुनाई दे सकती थी। सबकी नजरें मुल्ला पर टिकी थीं। लोगों को लगा कि आज मुल्ला की खैर नहीं। हाजी कासिम के पास जीता जागता सबूत था और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। मुल्ला ने बहुत धीरे से अपनी चाय का प्याला नीचे रखा। उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने पहले गुस्से से कांपते हुए हाजी कासिम को देखा, फिर उसके हाथ में दबी हुई सहमी हुई मुर्गी परवीन को देखा और फिर चारों तरफ खड़ी तमाशा देख रही भीड़ पर एक शांत नजर डाली। उनके चेहरे पर गुस्से, डर या शर्मिंदगी का कोई भाव नहीं था। बस एक हल्की सी, गहरी और रहस्यमयी मुस्कान थी। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाजी कासिम साहब, आपका सवाल ही गलत है। यह सुनते ही हाजी कासिम चौंक गया। उसने बौखलाकर कहा, क्या मेरा सवाल गलत है? इससे ज्यादा सीधा और सच्चा सवाल और क्या हो सकता है? मुल्ला अपनी जगह से खड़े हुए और अब उनकी आवाज में एक अजीब सी शांति और ताकत थी जो पूरे सन्नाटे में गूंज गई। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आपका सवाल पूरी तरह से गलत है। आप मुझसे यह क्यों पूछ रहे हैं कि मेरी मुर्गी आपके बगीचे में क्यों आती है? यह सवाल तो आपको अपनी हर चीज से पूछना चाहिए। हाजी कासिम ने उलझन में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ कहो। मुल्ला अब भीड़ की तरफ घूम गए ताकि हर कोई उनकी बात सुन सके और समझ सके। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, जरा सोचो।
हमारे हाजी साहब अपना कीमती वक्त, अपना सारा कारोबार, अपना दिन का चैन और रात का सुकून सब कुछ छोड़कर सुबह से शाम तक इस बगीचे में बैठे रहते हैं। वो खाते पीते सोते जागते बस इसी बगीचे के बारे में सोचते हैं। उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा वजूद ही इस बगीचे के नाम कर दिया है। मुल्ला एक पल के लिए रुके और फिर सीधा हाजी कासिम की आंखों में आंखें डालकर बोले। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाजी साहब, जब आप खुद अपना सारा वजूद, अपना सारा समय और अपनी सारी ऊर्जा उस बगीचे को ही दे देंगे तो वो बेचारी मुर्गी क्या करे? उसके लिए तो वही उसका असली घर बन गया है। वो तो यही समझती है कि वो कहीं और नहीं बल्कि अपने घर ही जा रही है। इसके बाद मुल्ला ने वो आखिरी बात कही जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए सवाल यह नहीं है कि मेरी मुर्गी तुम्हारे बगीचे में क्यों आती है। असली सवाल तो यह है जो आपको उस मुर्गी से पूछना चाहिए। मुर्गी, तुम बार बार इस मुल्ला के घर क्यों चली जाती हो? क्योंकि बगीचा तो अब तुम्हारा घर है और मेरा घर तो बस एक रास्ता है जहां से तुम कभी कभी गुजर जाती हो। जैसे ही मुल्ला ने अपनी बात खत्म की, एक पल के लिए मौत जैसा सन्नाटा छा गया। हर कोई हक्का बक्का था। और फिर अचानक किसी एक कोने से दबी हुई हंसी की आवाज आई और फिर देखते ही देखते पूरा बाजार जोरदार ठहाकों से गूंज उठा। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्हें मुल्ला की बात की गहराई और उसमें छिपा व्यंग्य समझ आ गया था। हाजी कासिम के हाथ कांप गए और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। मुर्गी उसके हाथ से छूट गई। परवीन आजाद होते ही फुर्र से उड़ी और सीधा मुल्ला के पैरों के पास आकर बड़े आराम से दाना चुगने लगी। हाजी कासिम का चेहरा शर्म से सुर्ख लाल हो गया था। लेकिन यह गुस्से की लाली नहीं थी, यह आत्मज्ञान की, अपनी गलती का एहसास होने की लाली थी। उसे एक ही पल में यह समझ आ गया कि वो एक छोटी सी मुर्गी के पीछे पड़कर अपनी जिंदगी का, अपने सुकून का कितना बड़ा नुकसान कर रहा था। उसका घमंड, उसका गुस्सा, उसकी जिद, सब कुछ मुल्ला के एक ही वाक्य ने आईने की तरह साफ कर दिया था। उसने किसी दुश्मन को नहीं बल्कि अपनी ही जिद को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया था। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर झुकाया और चुपचाप अपनी आलीशान हवेली की तरफ चल दिया। उस दिन के बाद हाजी कासिम सचमुच बदल गया। उसने बगीचे की पहरेदारी करनी छोड़ दी। उसने अपना ध्यान वापस अपने कारोबार और अपनी जिंदगी पर लगाया। कभी कभार जब मुल्ला की मुर्गी उसके बगीचे में आ भी जाती तो वो उसे देखकर बस मुस्कुरा देता। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी का असली सुकून चीजों पर काबू पाने में नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार करने और अपने नजरिए को बदलने में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अक्सर हम अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं, जबकि असल समस्या की जड़ हमारे अपने नजरिए और हमारी अपनी जिद में छिपी होती है। हम एक छोटी सी बात को अपनी इज्जत का सवाल बना लेते हैं और अपनी ही जिंदगी का सुकून और खुशी बर्बाद कर देते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी हमें सवाल दूसरों से नहीं बल्कि खुद से पूछने की जरूरत होती है। शायद जवाब वहीं छिपा हो।